नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और ये शो सुनील जी के साथ हमारे साथ होता है, लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग लेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी दिक्कतें थी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि लास्ट वीक जो कुछ भी हुआ वो वाकई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, खतरनाक और डराने वाला था। तो इसलिए हमने उसको किया। और मेरे सामने जो कुछ चीज़ें आई मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बिल्कुल बेसिक। कि पिछले हफ्ते जो मार्केट था उसमें लास्ट के 2 दिन तो धुआंधार सेलिंग हुई है, बहुत ज़्यादा वीक हो गया। और जो 26,000 के ऊपर हम लोग जाने की कोशिश की थी वो सब नीचे आ गए। तो आप देखिए निफ्टी 500 सब 2.5% के आसपास गिरे और स्मॉल कैप 3.5% गिरा। ये टॉप सेक्टर्स थे जो काफ़ी अच्छा चल रहे थे, उसमें गिरावट आई। एक समय था जब रिलायंस ही मार्केट को लीड कर रहा था अकेले दम पे, वही सबसे बुरी तरीके से टूटा। बैंक शेयर जो लीड कर रहे थे वहां पे भी एचडीएफसी ने काफी ड्रैग किया। तो ये मार्केट की तस्वीर बन रही है। एफआईएस को आप देखेंगे 5 जनवरी से उन्होंने धीरे धीरे बेचना शुरू किया और 9 जनवरी तक आते आते एकदम इंटेंसिफाई कर दिया और काफी बड़ी सेलिंग करने लगे। बेचारे डीआईज हमारे उसको मैच करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात बन नहीं रही थी उस मैच होने से। क्या चल रहा था दुनिया में? एक तो ये नई धमकी आई है कि 500% तक टैरिफ लग सकता है जो लोग रशिया से ऑयल खरीदेंगे। तो वो एक कानून बनाने की तैयारी चल रही है। अगर कानून बन गया तो फिर काफी दिक्कत हो सकती है। जियोपॉलिटिकल टेंशन है, वेनेजुएला की घटना हो चुकी है, अब क्यूबा को धमकी, ईरान को धमकी और तरह तरह की जियोपॉलिटिक्स चल रही है। और साथ ही हमारे सामने अर्निंग्स भी है। तो इन सब को देखते हुए मार्केट हमारा किस तरह से बिहेव करेगा, इसी पे हम बातचीत करेंगे सुनील सर के साथ। सुनील सर, ये जो 3 सवाल मेरे मन में आ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या मार्केट और ज़्यादा करेक्शन के मोड में जाएगा? दूसरा है कि यूएस जो लगातार ये डरा रहा, धमकी दे रहा है कि इंटेंसिफाई कर सकते हैं, टैरिफ को बढ़ा सकते हैं, वो कितना रियल है? और क्या वाक़ई अब मतलब एक एक समय होता है ना कि पेन ही जो आपका रिलीफ बन जाता है, इतना ज़्यादा आपने दर्द दे दिया कि अब डर नहीं लगेगा मुझे। और तीसरा ये कि एफआईआईज़ ने जो रिज़्यूम की है नए साल में सेलिंग बिफोर दिस थ्रेट, वो क्या कह रही है? तो ये 3 सवाल सर हमारी गुत्थी सुलझाइए। नमस्कार नीरज जी। तो देखिए, जो सवाल आपने पहला पूछा है कि विल मार्केट करेक्ट मोर, तो बात ऐसी है कि हो सकता है ज़रूर और करेक्शन। ओके, और मैं क्यों ये बता रहा हूँ कि ये शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन रहेगा, मगर वो भी मेरे को कहना है क्योंकि दो चीज़ है सामने। आज माहौल ये है कि अनसर्टेनिटी फैली हुई है। किस चीज़ के बारे में? जियोपॉलिटिक्स तो है, वो बात करेंगे, मगर जियोपॉलिटिक्स के अलावा हमारी अर्निंग सीजन अभी शुरू नहीं हुआ है। तो कैसी अर्निंग्स आने वाली है, इसमें कंप्लीट लैक ऑफ क्लैरिटी है। सेकेंड बात यह है कि बजट सामने है और बजट में ये बहुत महत्वपूर्ण बजट है। तो ऑब्वियसली हम क्लोजर टू बजट एक बजट डेडिकेटेड शो भी करेंगे उस हफ्ते में, मगर बजट के बारे में मैं अभी ही बताऊंगा कि बहुत सारे सवाल जो उठ रहे हैं उसके बारे में भी एक निश्चिंत स्टेटस है। तो क्या है कि, और हमने पहले भी मैंने डिस्कस किया था आपसे कि डीआईएस का जो एक पैटर्न होता है फ्लोज का, वो फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वार्टर में, फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर बिगिनिंग में, फर्स्ट हाफ के लिए ठंडा ही रहता है और क्वार्टर का लास्ट हाफ में ठंडा रहता है। तो 15th ऑफ जनवरी से इस क्वार्टर को लीजिए, 15 जनवरी से मार्च 15 तक इनकी बाइंग होती है। फर्स्ट 15 डेज ऑफ जनवरी और लास्ट 15 डेज ऑफ मार्च में ये कैश में मूव करते हैं, क्योंकि उनको अर्निंग सीजन पे ऊपर रिएलोकेट करना है, तो थोड़ा बहुत कैश हाथ में रख के करना उचित होगा। क्योंकि जब वो एक सेक्टर की आउटलुक अच्छी आती है अर्निंग्स के दौर पर, तो देन उनको खरीदने के लिए कैश चाहिए। सेकेंड चीज जो पिछले साल, पूरे साल में वो कर रहे थे, इसी चीज के कारण लार्ज कैप पर उन्होंने ज्यादा टिल्ट कर दिया अपने बाइंग में, ताकि जब भी एक सेक्टर रोटेशन की जरूरत पड़ती है तो लार्ज कैप बेचना आसान है इन ऑर्डर टू डू दैट, राइट। तो मैं यूं क्यों कह रहा हूं कि अब दिसंबर 15 टू जनवरी 15 ये एक्चुअली डीआईएस के लिए भी एक ठंडा हफ्ता है। अपने आंकड़े दिखाए कि एफआई की सेलिंग थी। सी नॉर्मली लास्ट ईयर की बात करें, 1.66 लाख करोड़ एफआईएस ने बेचा लास्ट ईयर का, पर डीआईएस ने खरीदा ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़। तो अगर ग्रॉस की बात करें तो मे भी थोड़ा बहुत उसमें आईपीओ में चला गया एज फार एज एफआईआई आर कंसर्न, मगर इट इज एटलीस्ट 2.5 times ऑफ एफआईआई सेलिंग द डीआईआई बाइंग वाज देयर लास्ट ईयर।
दो एक्चुअली 1.6 to 8 लुक्स लाइक 5 टाइम्स, मगर इट वाज नॉट 5 टाइम्स बिकॉज हमें उसको सेकेंडरी मार्केट में एफआईएस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था इन टर्म्स ऑफ सेलिंग, और थोड़ी बहुत बाइंग उन्होंने की इन आईपीओ मार्केट, इसलिए वो नेट फिगर आपको 1.66 लाख करोड़ दिखा। मैं क्यों बता रहा हूँ, आप ये देखिए कि यहाँ पर आप इसको टोटल करेंगे तो 3000 तो 7000 9500 करोड़ का सेलिंग रफली एफआईएस का था, बट ओनली अबाउट 12000 करोड़ ऑफ बाइंग इज देयर ऑन डीआईए। इट इज नॉट 2 टाइम्स और 2.5 टाइम्स, नहीं तो हर महीने तो एफआई की सेलिंग से 2.5 टाइम्स उनकी बाइंग होती थी। तो क्लियरली डीआईएस भी मेरे ख्याल में पूरा अपना दम नहीं लगा रहे हैं बाइंग में अंटिल अर्निंग सीजन से क्लैरिटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ वेरियस सेक्टर्स। तो एक मैं क्यों कह रहा हूं कि अभी करेक्शन हो सकती है, क्योंकि अब अगले हफ्ते भी आपको ये क्लैरिटी नहीं आएगी, राइट? वो पॉइंट है। क्लैरिटी आपको कब आएगी? आपको अर्निंग सीजन की शुरू होके और एटलीस्ट 2 वीक्स होना चाहिए, ताकि एक एक सेक्टर में से एटलीस्ट 1 और 2 कंपनीज की अर्निंग्स आ जाए। तो एंड उस टाइम में बजट भी आ जाएगा। तो अब बात है बजट की बात में, जियोपॉलिटिक्स को बाद में टैकल करते हैं। तो फर्स्ट इज लोकली अर्निंग्स के बारे में बिल्कुल अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि देखिए फॉर एग्जाम्पल अर्निंग्स के ऊपर एक और मैं कहता हूँ, ऑटो सेल्स फैंटास्टिक हुआ है, राइट? क्रेडिट ग्रोथ अच्छी हुई है, ये 2 फैक्टर्स सामने दिख रहे हैं। मगर क्या है कि ऑटो की सेल्स में मार्जिन का इंपैक्ट कैसे होगा वो पता नहीं है, राइट? क्योंकि ऑटो शेयर्स ऑलरेडी रन अप हो चुके हैं। अब जाके और ऑटो को खरीदना डीआईएस के ऊपर अच्छा नहीं होगा अंटिल उनको क्लैरिटी मिले कि क्या मार्जिन भी बड़े हैं, ईपीएस भी बड़ा है। खरीदी कर दी है, उन्होंने ऑटो इंडेक्स को लेकर ऊपर गया है, अभी नहीं करेंगे, अर्निंग्स के लिए वेट करेंगे, राइट? तो सिमिलरली बैंकिंग की स्टोरी, लास्ट ईयर पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो बाइंग बहुत जबरदस्त हुई है बैंकिंग सेक्टर में आपको डीआईएस की। तो इस टाइम में जाके और बढ़ाना विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, अभी क्यों जाके करें? इंफॉर्मेशन आ जाए कि प्राइवेट सेक्टर बैंक अच्छे कर रहे हैं, क्या पीएसयू का अच्छी हुई, क्या हुई अर्निंग्स, सो क्लैरिटी के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चिंतक में सिचुएशन में है, मगर निश्चिंतता में नहीं है, दे डोंट नो क्लैरिटी के नहीं है, राइट? तो क्योंकि डीआई की बाइंग भी थोड़ी कम होगी और एफआई का सेलिंग के कारण भी पार्टली अर्निंग्स है। अब आते हैं बजट के ऊपर, ओके? बजट में क्या है, देखिए बात की इस साल की जो नंबर्स है उसमें टैक्स की अर्निंग्स बहुत कम हुआ है, डायरेक्ट टैक्सेस का, और जीएसटी की हार्डली 2% ओवर लास्ट ईयर, राइट? तो अर्निंग्स तो गवर्नमेंट की रिसीट्स इवन नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से बड़ी नहीं है। एज इट इज नॉमिनल जीडीपी का प्रोजेक्शन था 9.9%, बजट में हुआ है 8.7%, 8.8 इन फर्स्ट क्वार्टर, इस साल की बात करें फर्स्ट क्वार्टर में 8.8, सेकंड क्वार्टर में 8. तो एज इट इज नॉमिनल जीडीपी भी एंटिसिपेटेड लेवल से बड़ी नहीं है, मगर उस नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भी आपको टैक्स अर्निंग्स नहीं बढ़ी है, क्योंकि एक तरफ जीएसटी कट हुआ, दूसरी तरफ इनकम टैक्स भी कट हुआ है, राइट? तो फिस्कल सिचुएशन में क्या गवर्नमेंट डेफिनेटली मेरे ख्याल में वो मीट करेगी फिस्कल टारगेट जो सेट किया था, मगर अगर अर्निंग्स हैज नॉट ग्रोन, क्या इनको बेल आउट किया है इस साल आरबीआई का भयंकर डिविडेंड, 2.75 लाख करोड़ का डिविडेंड आके टैक्स की शॉर्टफॉल को कॉम्पनसेट किया है, राइट? और सेकंड बात है कि सभी पीओसीएस के ऊपर मैं दबाव नहीं कह सकता हूं बिकॉज मेरे पास प्रूफ नहीं है, मगर सभी पीओसीएस अपना डिविडेंड इंक्रीज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, करेक्ट? अभी वो कारण क्या है, जेन्युइनली प्रॉफिट्स के कारण हो सकता है, वो भी उसमें नहीं जाते हम, मगर फैक्ट इज दैट पीयूसी डिविडेंड और आरबीआई का डिविडेंड, ये दोनों ने आके अभी तक के रिसीट्स के इशू को थोड़ा बहुत किया है, और अब आईडीबीआई बैंक की डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, उससे थोड़ा भी पैसा आएगा। तो बट डेफिनेटली आपको एक रिसीट्स में मैं नहीं मानता हूं कि 9.9% का ग्रोथ जो प्रोजेक्ट किया था वो हो सकेगा। तो ऑटोमेटिकली फिर इट मींस व्हाट, फिस्कल डेफिसिट को मीट करना है तो इस क्वार्टर में उनको अपना एक्सपेंडिचर को कम कराना पड़ेगा, राइट? नहीं तो फिस्कल डेफिसिट कैसे मीट होगी, राइट? क्योंकि मैंने अप्रैल टू नवंबर के डेटा आंकड़े देखे हैं, राइट?
तो उस आंकड़े के हिसाब से अनलेस स्ट्रॉन्ग जंप इन रेवेन्यूज नेक्स्ट, और वो जीएसटी कट सितंबर 22 को लागू हुई ना, तो अक्टूबर और नवंबर दिसंबर की जो नंबर है उसमें जीएसटी का क्यों उतना बढ़त होगा? राइट, कट हुआ है उतना, खाली ऑटो में आपको दिखा है एक भयंकर सेल्स का मोमेंटम, राइट? तो क्या है कि तो फिस्कल कैसी प्ले आउट होगी, मैं नेगेटिव नहीं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि डेफिनेटली अर्निंग्स या रिसीट्स, गवर्नमेंट को अर्निंग्स नहीं कहना चाहिए, हम उनकी रिसीट्स है जो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से स्टैंड अलोन नहीं बढ़ेगी। आरबीआई का डिविडेंड थोड़ा मदद किया है, मगर एक्सपेंडिचर कट करेंगे तो डेफिनेटली उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट इकोनॉमी में दिखेगा। अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करा रही है तो नेचुरली जैसे गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता है तो कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, यस, तो गवर्नमेंट की खर्चा कम होती है उसको डिवाइडर इफेक्ट करना है ना, एक का मल्टीप्लायर होता है तो उसका ऑपोजिट भी होगा ना। तो ये अगर होगा तो नेचुरली गवर्नमेंट की खर्चा बेनिफिट करती है प्राइवेट सेक्टर को, बिकॉज अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर एक्सिक्यूट करती है गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को। सो एक है इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट की बात, ओके, यानी फिस्कल डेफिसिट मीट करेंगे, मगर जैसे मैंने कहा खर्चा को कम कराएंगे तो उसका एक इफेक्ट दिखेगा ऑन टर्म्स ऑफ ये जीडीपी के आंकड़े और अर्निंग्स के आंकड़े में वो दिखेंगे। अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है कम तो ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट अर्निंग्स में उसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो ये एक लैक ऑफ क्लैरिटी वाली बात, मैं जो भी अभी तक कह रहा हूं ना अर्निंग्स के बारे में या बजट के बारे में, ये सब मैं कह रहा हूं कि लैक ऑफ क्लैरिटी है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि डेफिनेटली ये डाउन होने वाला है, ये होने वाला है, मगर लैक ऑफ क्लैरिटी है, ओके। वो एक बात है। सेकंड होती है बजट का क्या होता है खास चीज की अगले साल की बात, राइट? तो अगले साल की क्या नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ गवर्नमेंट अस्यूम करने वाली है, किस उम्मीद से वो अगेन 9.9-10% का जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल नहीं उठा सकती। अगर इस साल 8.5 हुआ, इन्फ्लेशन की बढ़त की जरूरत है, होगी कि नहीं होगी वो अप्रैल में जून में दिखेगा हमें, क्योंकि आरबीआई का ही मानना है कि अप्रैल में जून में 4% तक इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, राइट? सो मेरा ख्याल कि फ्यूचर नेक्स्ट ईयर का बजट को डिटेल में आदमी डिस्कस करेंगे। अगर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इज नॉट गोइंग टू बी नॉमिनल जीडीपी एट 10% बट ओनली 9%, तो दैट मीन्स टैक्स रिसीट्स को 9% ही बढ़ा सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे उसका दबाव दिखेगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पेमेंट और सैलरी पेमेंट ये दोनों फिक्स्ड है एक्सपेंडिचर, राइट? गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, राइट? क्या होता है मेन हेड इंटरेस्ट पेमेंट, जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट होती है, दूसरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी पेमेंट होती है, और उसमें पे कमीशन का भी आ गया इफेक्ट, तो वो इम्पैक्ट गवर्नमेंट को आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, मगर रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर बढ़ने का गवर्नमेंट का बढ़ेगा ना, वो सेकंड बात है। और तीसरी बात है कि ये नरेगा का रीजिंग जो किया है उन्होंने, जो किया है, उसका एक्सपेंडिचर का आउटफ्लो कितना होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, और इसके ऊपर क्या गवर्नमेंट अपना जो इनकम टैक्स गिव अवे और जीएसटी कट कर रही थी, इस साल के बजट में भी वो कुछ गिव अवे करने की कोशिश करेंगे क्या? तो करेंगे तो ये फ्यूचर का बजट अगले साल का, क्योंकि उन्होंने एक डिक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट का प्रोजेक्शन किया है फॉर नेक्स्ट ईयर, मैं 26-27 की बात कर रहा हूं, तो फिस्कल डेफिसिट भी कम कराना है, नॉमिनल जीडीपी भी 10% के करीब नहीं बढ़ेगा जो पिछले साल में उन्होंने गणित में लिया था, और जीएसटी कट से जो एक शार्प बूस्ट इन कंजम्पशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि फिर जीएसटी रेवेन्यूज वॉल्यूम से कॉम्पेंसेट करे जो ऐसा परसेंटेज कम हुआ है। तो ये सब उम्मीद बढ़ाकर बजट कैसे दिखने वाली है, क्या वो कैपेक्स का 11 लाख करोड़ से 10 लाख या 9 लाख करोड़ में कटवाएंगे? तो ये जो एक अनसर्टेनिटी है, नेचुरली तब तक आपको डीआईएस कोई भी सेक्टर का कॉल नहीं ले सकते हैं एज अ बजट इंपैक्टेड सेक्टर्स, पॉजिटिव या नेगेटिव। और सेकंड है कि आप, और इसके ये चीज की दबाव आपको कहां पर दिखी,
वो आईटीसी के ऊपर जो टोबैको के ऊपर टैक्स सडनली लगाया ना आउट ऑफ द Yes. बजट, तो ये Yes. एक सिग्नल है हम्म, कि अर्निंग्स रिसीट्स ठीक नहीं है ना। नहीं है। ये यस। मैं जस्ट रीडिंग कर रहा हूँ, सडनली नहीं अभी नहीं, ये लंबा में बढ़ाने की क्या जरूरत थी भैया, एग्जैक्टली। करेक्ट। तो मैं कह रहा हूँ कि इस बार की बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब एक जीएसटी कट, इनकम टैक्स कट का इम्पैक्ट ऑन रिसीट्स, अगले साल की आउटलुक में कैसा इसको इम्पैक्ट करेंगे, ये सब इतना अनसर्टेनिटी है कि एफआईएस को भी, राइट, क्योंकि अगर इंडिया ने चूज किया कि एक साल के लिए मैंने जीएसटी कट और ये कर दिया, तो अगले साल मैं फिस्कल डिफिसिट को थोड़ा छोड़ता हूं, मैंने जो डिक्रीज मैंने पहले एक्सेप्ट किया वो नहीं करेंगे, तो इट्स अ वेरी नेगेटिव फ्रॉम अ रेटिंग पर्सपेक्टिव, राइट। वी डोंट नो। सो फार गवर्नमेंट ने ऑलवेज अपना एक जो है उसको लॉन्ग टर्म जो पैटर्न है, कैपेक्स को बढ़ाना, फिस्कल डेफिसिट को कम करना, उसमें अभी तक उन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, पक्का प्रॉपरली किया। लास्ट ईयर भी देखे आपने, उन्होंने इनकम टैक्स कट किया, फिर भी कैपेक्स को फ्लैट रखा है 11 लाख करोड़, राइट। क्या अगले साल वो हो पाएगा, ये देखना जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टिल बजट आके वो क्लैरिटी आए, और बजट तक आपको क्या 15 दिन में 20 दिन में कितने अर्निंग्स आ चुके होंगे, 100 कंपनी की आ चुकी होगी, बट मार्केट 5500 कंपनी में आपको 100 कंपनी से क्या एक ट्रेंड दिखेगा। तो until that budget comes and clarity comes, ना एफआईआई को डोमेस्टिक फैक्टर्स के कारण खरीदने का कोई भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई पॉजिटिव, या ना डीआईएस भी अभी जाके जल्दबाजी करके कुछ वो न्यूज क्यों करेंगे, वेट करते ना, वो तो 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्टर का पैसा में पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सही सेक्टर चुनना है तो उसको अर्निंग्स कम बजट को देखकर ही चुनना है। तो ये इसीलिए फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉल ऑन अ सेक्टर, ना डीआईआई ना एफआईआई अभी उस मूड में रहेंगे कि अब जाके दाव में लगा दो पैसा। तो ये सावधानी का माहौल के कारण ही मार्केट में दबाव आ सकता है, राइट। सर तो एक और प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी सरकार को आगे जाते हुए, मेरे ख्याल में वो 27-28 के बजट में होगा, वो है जो वेज बोर्ड लागू हो रहा है सरकारी कर्मचारियों का, जो भी केंद्र के कर्मचारी हैं उनके लिए बनेगा, और फिर वही चीज रेप्लिकेट होती है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज पे। तो रफली ऐसा देखा गया पिछले कई वेज बोर्ड जो 10-10 साल में आते हैं, ऑन एन एवरेज 25 से 30% सैलरी इंक्रीज होती है, और उसका बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर आता है। तो वो चूंकि 29 में इलेक्शन है, उससे पहले उसको आ जाना है और इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो भले ही वो बजट में अगले साल हमें नहीं दिख रहा, लेकिन वो 27-28 के बजट में उसकी प्रोविजनिंग इनको रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी रकम होगी, वो लाखों करोड़ में खर्चा इनका बढ़ने वाला है। तो वो भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में होगा कि साहब वो सैलरी तो देनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्शन है। करेक्ट। तो ये अब आते हैं जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। तो एफआईएस के लिए जियोपॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा शॉक था, क्योंकि माहौल उधर, उसके पहले ये वेनेजुएला का एक्शन जो है ना, उसको समझना जरूरी है। उन्होंने ओपन पब्लिक में कहा है, पहले क्या कहा, ये ड्रग्स को यूएस में भिजवा रहे थे और मदुरो का अपना हैंड था उसमें, इसलिए हम उसको अरेस्ट करके कोर्ट में उसको ये करने वाले हैं, राइट। मगर रियलिटी क्या थी, ट्रम्प हिमसेल्फ एडमिट किया कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, राइट। मगर ये बात है कि जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, पूरी वर्ल्ड वाज अगेंस्ट रशिया, इंडिया ने थोड़ा न्यूट्रल स्टांस खेला, मगर वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड वाज अगेंस्ट रशिया, राइट। अब ये अमेरिका ने ऐसे वॉर कर दिया वेनेजुएला पर, फिर व्हाट इज द अमेरिका's moral ground to question रशिया अबाउट यूक्रेन? करेक्ट। बिकॉज आप कह रहे हैं कि मेरे चीज के लिए मैं जो भी कर सकता हूं। इनफैक्ट मैं कहूंगा ना, दिस इज सेटिंग द बेस, बट ये होने वाला नहीं है, मैं नहीं बता रहा हूँ, फॉर इंडिया टू टेक पीओके बैक फ्रॉम पाकिस्तान। ये बिकॉज अल्टीमेटली आप कह रहे हैं कि जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आई डोंट केयर अबाउट द सॉवरेनिटी ऑफ अ नेशन, जो भी है, और यूएस कैन चूज टू अटैक एनी कंट्री बिकॉज वो इतना पावरफुल है। अब नाइजीरिया में जाके वो आईसिस के कोई क्रिश्चियंस को उन्होंने कुछ ये कर दिया तो उधर अटैक कर दिया। अब ईरान में जाके दखल करेंगे ईरान। अभी ईरान में जो भी होता है, अमेरिका को क्या लेना देना?
नहीं, बिकॉज ईरान में ऑयल है। यस। सो अल्टीमेटली ये ऑयल एंड एनर्जी सिक्योरिटी एक है। सेकेंड, वेनेजुएला में रेयर अर्थ मेटल्स का भी उनका रिसोर्सेस है। गोल्ड तो सिल्वर भी है। अल्टीमेटली देखिए मिस्टर ट्रंप ने क्या किया है, उन्होंने ट्रेड और पॉलिटिक्स को इंटरमिंगल कर दिया और उन्हें ओपनली एडमिट किया है कि वो इवन इंडिया पाक वार में वो कह रहे हैं ना कि मैंने थ्रेटेंड किया कि मैं ट्रेड टैरिफ लगाऊंगा और ट्रेड बंद कर दूंगा, तो उन्होंने राजी किया। अभी ये ऑब्वियसली झूठा है, हमें पता है वो झूठा है, मगर कहना उनका यही है कि उनके लिए टैरिफ और ये सब एक टूल है पॉलिटिकली अपना एडवांसमेंट करने के लिए। ठीक है, तो अब ये मगर इवन वेस्टर्न FIIs या जो भी रेटिंग एजेंसी या फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट लीजिए, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ट्रंप जाके वेनेजुएला पे वॉर करेंगे और उधर जाके उठा के उस प्रेसिडेंट को अमेरिका में लाके जेल में डालेंगे। आई मीन नोबडी प्रेडिक्टेड इट। या अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ ट्रंप is the most predictable factor. Yes. Their homeland security is their foreign policy, and their foreign policy is a business policy. Simple. So इसमें अभी ट्रंप के शूज में आप बैठेंगे, देखिए उनके सामने क्या है। तो पहली चीज है, उन्होंने वो बिग ब्यूटीफुल बिल एक साइन कर दिया, जिन्होंने कहा कि अमेरिका के हर टैक्स पेयर के हाथ में कैश दे दूंगा। उसके लिए उनको पैसे की जरूरत है। टैरिफ एक रास्ता था उस पैसे का, क्योंकि टैरिफ का पैसा जाता है यूएस गवर्नमेंट को। तो वन ऑफ द रीजंस उसको दिखाना था पब्लिक को, मैंने टैरिफ लगाया, मैं आपके पॉकेट में मैं पैसा डाल रहा हूं, राइट। तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी को उसको कहना है कि मेरी टैरिफ के वजह से मैं आपको पैसा दे रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली उसके कंट्रोल में नहीं है कि टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो कंज्यूमर के ऊपर आएगा नहीं आएगा, ये कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज अल्टीमेटली द कंपनीज आर टेकिंग द डिसीजन ना। So he cannot order the company not to pass on the cost to the American consumer. So there is a risk of inflation rising. So इसलिए he wants to compensate with the tariff. Number one. Number two क्या है उसको, इसलिए उसको रेट कट की जरूरत है। और रेट कट के लिए क्यों? क्योंकि लोग अमेरिकन स्पेंड करते हैं पैसा ना, तो एज अ कंज्यूमर स्पेंडिंग इकोनॉमी है, तो उधर इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी क्रूशियल, बिकॉज क्रेडिट कार्ड की बोरिंग हो, होम लोन की बोरिंग हो, जो भी है। तो इसीलिए उन्होंने दो चीज, एक कल क्या किया उन्होंने, 10% पे कट कर लिया क्रेडिट कार्ड की डेट को। वो 42% चार्ज करने आए, उसको 10%। क्या होगा? दैट मींस बैंक्स एब्सोल्युटली उसको स्टॉप करेगी, बिकॉज 42% का रीजन क्या है? इट्स नॉट कि एक सुपर प्रॉफिट तो है उसमें, मगर उतना हाई डिफॉल्ट रेट है, उसको कंपनसेट करने के लिए 42% उनको लगाना पड़ रहा है। अब 10% लग गया तो किसी को क्रेडिट देना ही बंद कर देंगे, अनलेस उसका एक सिबिल स्कोर की तरह उधर स्कोर होता है ना। अनलेस वो स्कोर एकदम टॉप क्लास हो तो वो क्रेडिट कार्ड में रिवॉल्विंग फैसिलिटी विड्रॉ कर देंगे, बिकॉज एट 10% उनका आपको लॉस गिवन डिफॉल्ट होता है ना। अगर किसी ने डिफॉल्ट कर दिया, वो लॉस को बाकी इसको ऑब्जर्व करना है, इसीलिए रेट्स हाई है ना। यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस के बात उठाई है, सेम थिंग। माइक्रो फाइनेंस का इंटरेस्ट रेट्स क्यों हाई होता है? क्योंकि डिफॉल्ट रेट हाई होता है, तो बाकी जो अच्छे बोरोवर है उनको हायर कॉस्ट देना पड़ रहा है टू कॉम्पनसेट फॉर द अदर पीपल हु आर नॉट पेइंग ऑन टाइम। तो क्रेडिट कार्ड का भी जस्टिफिकेशन टू चार्ज हमारे यहाँ पर भी वही 42% है ना, 3%, 2.95% पर मंथ है। तो ये एक्शन दिखा रहा है क्या कि ट्रम्प उनको दिखाना चाह रहा है कि देखिए भैया, क्रेडिट कार्ड में आप 42% पे कर रहे हैं, मेरे ख्याल आप मेरे कारण आपको अभी खाली 10% देना पड़ रहा है। सो सेकंड इज, अब इन्फ्लेशन में एनर्जी सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अमेरिकन्स हर लॉन्ग वीकेंड पे 500,000 किलोमीटर ड्राइव करके छुट्टियां मनाते हैं। मेरे 10 कजिन्स हैं अमेरिका में, हर लॉन्ग वीकेंड पे वो कहीं ना कहीं उनका हॉलिडे का प्लान ही होता है, गाड़ी लेके घूमो, बीच रिसोर्ट जाओ या हिल स्टेशन जाओ, गाड़ी लेके जाओ। तो उनके लिए गैसोलीन का प्राइस बहुत सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट है। और क्या है कि उधर शेल गैस का प्रोडक्शन एक पर मैक्सिमाइज हो गया है। अब उनको एडिशनल ऑयल सोर्सेस के लिए, तो वेनेजुएला का जो भी है, ईरान का जो भी हो रहा है, ये सब एक ऑयल सिक्योरिटी के लिए है। और वो अभी दबाव डाल रहे हैं अमेरिका में ऑयल कंपनीज के ऊपर कि रिवाइव करो वेनेजुएलन ऑयल।
और पता है कितना उसको आस्क पूछ रहे हैं उनको इन्वेस्ट करने के लिए, $100 बिलियन। यस, वो ऑयल कंपनी बोल रहे हैं हम क्या करें, क्योंकि ट्रम्प कल 2 साल के बाद ट्रम्प शायद नहीं रहेगा प्रेसिडेंट, उसके बाद कौन उनको देखभाल करेगा। अब $100 बिलियन उस उम्मीद से डाल दिया। मगर शेवरॉन एक कंपनी है जो अभी भी वेनेजुएला में काम कर रही है, तो वो तो ऑलरेडी वो तो शायद करेगी। मगर क्या मैं कह रहा हूं कि दिस जियोपॉलिटिक्स ने एफआईएस को डरा दिया, बिकॉज अमेरिका ऐसे एक्शंस लेगी। अब देखिए ग्रीनलैंड की बात उठाई है, रेयर अर्थ, तो बोलता है कि मैं अल्टीमेटली हर ग्रीनलैंडर को पैसा दूंगा, मगर मुझे ग्रीनलैंड किसी हालत में चाहिए। और डेनमार्क कह रहा है कि मैं शूट फर्स्ट फिर क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स जो है जियोपॉलिटिक्स में एडवांस कंट्रीज को, तो एक मेरा मानना है कि एफआईएस की अनसर्टेनिटी खाली इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, ये ट्रंप ने एक पूरे माहौल को उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है बाय हिज वेनेजुएला एक्शन, पोटेंशियल ईरान एक्शन, पोटेंशियल ग्रीनलैंड एक्शन। और क्यूबा का तो देखिए, क्यूबा लाइक 9 पिन्स वो फॉल करी, क्योंकि पता है क्यूबा का पूरा ऑयल का रिक्वायरमेंट कम्स फ्रॉम वेनेजुएला भैया। तो अगर वेनेजुएला से ऑयल बंद हो गया तो क्यूबा कोलैप्स होगी। तो क्यूबा में कुछ स्पेसिफिक एक्शन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कोलैप्स हो जाएगी एज अ स्टेट। और उधर अमेरिकन ये करना मेरे ख्याल में बहुत आसान है उनको क्यूबा को टेक ओवर इन सेंस करने की। ट्रम्प ने सर कर दिया है कि अभी ट्रम्प को वेनेजुएला से जीरो ऑयल मिलेगा तो मेरे टर्म्स पे, यू टॉक टू मी देन टेक ऑयल। तो क्यूबा तो मतलब विद इन अ वीक का खेल है। एक काम और किया सर ट्रम्प ने, सिंगल फैमिली हाउस पे इंस्टीट्यूशनल बाई पे बैन लगा दिया है। यूएस में जो सिंगल फैमिली होम है, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, जो जिसको एक फैमिली लोग रहते हैं, उसको कोई इंस्टीट्यूशन नहीं ले सकता, उसमें कोई ब्लैक स्टोन या कोई ब्लैक रॉक उसको ओन नहीं कर सकता, बैन है। अभी उन्होंने 2 दिन पहले निकाला फैसला, क्योंकि उनका कहना है कि इसकी कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही थी और टोटल हाउसिंग का करीब 3 to 4% ये लोग ओन करने लगे थे, इसलिए उसमें ही बैन लगा दिया, सिंगल फैमिली होम नहीं ले सकते आप। तो ये जो गैग ऑर्डर्स निकाल रहे हैं इससे सही करेगा। अब इतनी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है कि किसी को पता नहीं क्या होने वाला है। तो नेचुरली एफआईएस का अब कहाँ पे कैसे निवेश करें, इसका इम्पैक्ट कैसे रहेगा, एक डाउट है। अब ये इंडिया की बात आती है, राइट, टेंशन जियोपॉलिटिक्स में, ये टैरिफ अब ये 500% का है ना, तो मेरा मानना है ये खाली डरावट की चीज है, रियलिटी में नहीं हो सकती है। क्योंकि ट्रंप ने ओके किया इस बिल को आगे ले जाने के लिए, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, कांग्रेस और सेनेट में इसको पास होना है, और ये मेरे ख्याल में नामुमकिन है, क्योंकि बहुत से उधर इंडिया के सपोर्टर्स भी है, उधर डेमोक्रेट्स तो है उसमें, बट इवन रिपब्लिक्स के अंदर तो इतना एक बहुत, मैं कैसे कहूँ इसको, ये बहुत रेडिकल एक्शन ऐसा है। और इसमें चीज क्या है मैं बताऊं आपको कि ये अमेरिका के लिए ये रेवेन्यू जनरेटिंग मूव नहीं है, क्योंकि इंडिया से टोटल इंपोर्ट्स उनका है $87 बिलियन इन गुड्स। $87 बिलियन में 500% टैरिफ लगा दिया, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक्सपोर्ट ही नहीं होगा इंडिया से, होगा ही नहीं, बिल्कुल, बिकॉज वो कॉस्ट कौन बेयर करेगा ना, तो शट डाउन हो जाएगा वो पूरा एक्सपोर्ट। तो अमेरिका को रेवेन्यू में उसमें कुछ नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं आप। इट्स इफेक्टिवली पुटिंग अ बैन ऑन इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया फॉर अमेरिका। तो ये हालत में अमेरिका के लिए इट इज नॉट फ्रॉम अ रेवेन्यू मूव, इट इज फ्रॉम अ पॉलिटिकल मूव, एंड इट इज नॉट एन एंटी इंडिया मूव, इट इज एंटी रशिया मूव, एंटी रशिया मूव, यस। तो अब क्या है कि ये 500% टैरिफ का एक थ्रेट है टू मेक इंडिया नॉट बाय फ्रॉम रशिया, एंड इन टर्न रशिया को कम टू द टॉकिंग टेबल, राइट। मगर क्या किया इन्होंने, ट्रंप का वेनेजुएला एक्शन ने, नेटो इटसेल्फ हैज नाउ बिकम एंटी ट्रंप। तो इन दैट सेंस ये एंटी रशिया मूव ये बहुत अभी कॉम्प्लिकेट हो गया, और नेटो ने भी डिक्लाइन कर दिया ये ट्रंप का पीस प्रपोजल को, राइट, और रशिया ने भी उसको डिक्लाइन कर दिया। तो ये मेरे ख्याल में ये ज्यादा बार्किंग ऑफ द डॉग है, ये बाइटिंग ऑफ द डॉग में ट्रांसलेट नहीं होगा, ओके। मगर जरूर ऐसी चीजों के कारण इंडिया स्पेसिफिक अनसर्टेनिटी और भी बढ़ चुकी है, वो तो अनडिनाइबल है। क्योंकि आज क्या है कि कोई भी एक कॉन्फिडेंस से ट्रंप के बारे में ये कर सकते नहीं कर सकते, ये कोई भी नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। मैं ये एनालिटिकली कह रहा हूं कि 500 नहीं लग सकता है, बट ट्रंप कैन प्रूव मी रॉन्ग बाय पुटिंग 500%, बिकॉज nobody has been able to predict his action.
तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का इफेक्ट डेफिनेटली इंडिया के ऊपर भी है एफआईएस की ओर से। और मगर एक बात तय है कि अगर पैरेलली ये चीज हो रहा है तो क्या ट्रेड डील की टॉक्स में भी उन्होंने बताया कि मिस्टर मोदी डिड नॉट कॉल मिस्टर ट्रम्प, इसलिए अभी ट्रेड डील कैंसल। अभी उस मतलब ये राजा की टाइप की होता है ना, राजा के जाके पैर छुओ पहले तभी वो करेंगे, ऐसी थोड़ी होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अभी ये सब अनबिलीवेबल, ये कोई ऐसे स्टोरी हिंदी पिक्चर में लिखता ना तो क्रिटिक्स ऑटोमेटिकली आपके लिखते हैं कि ये अनबिलीवेबल स्टोरी है, ये रियलिटी में नहीं हो सकता है। मगर आज रियलिटी इज प्रूविंग टू बी वर्स देन इवन वेनेजुएला में जो इन्होंने किया उसमें तो फिल्म बनेगी सर। आप किसी सॉवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट को, उसकी वाइफ को किडनैप कर ले गए और अब कह रहे हैं कि हमारे लैंड ऑफ लॉ के हिसाब से इस पे मुकदमा चलेगा और हमारे 2 लोग मिलकर उस कंट्री को रन करेंगे। मतलब क्या मजाक चल रहा है कि एक कंट्री को आप ऐसे दारो। सो आपने सीखा कि इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि कोई इसको जज ही नहीं कर सकता कल क्या करेंगे वो। तो इसीलिए अब एफआईएस किस मुंह से इंडिया में वापस आएंगे। मैं ये खाली मार्केट की आउटलुक, मगर मेरा मानना है कि अल्टीमेटली ये सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ उन्होंने इसको हाँ कहा है, क्या इंडिया को वेनेजुएला ऑयल बेच सकता है, उन्होंने कहा यस डेफिनेटली वी कैन कंसिडर, वो एक पॉजिटिव है। तो एक सोल्यूशन कि रशियन ऑयल के अगेंस्ट अपने वेनेजुएला में वो ऑयल खरीद लिया तो ये फिर 500% टैरिफ का लगने का भी इशू नहीं होगा। तो एक ऐसा नहीं है कंप्लीटली ब्लिक और बैड सिचुएशन है। तो अगर वेनेजुएला को इंडिया को ऑयल सप्लाई की अनुमति दे दी उन्होंने, क्योंकि आप आज के दिन में सैंक्शन है, कोई भी देश वेनेजुएला से तेल नहीं खरीद सकता है। तो अगर उन्होंने उस सैंक्शन को इंडिया के लिए लिफ्ट कर दिया मान लीजिए, और उसके कारण इंडिया का रशियन ऑयल डिक्रीज होता है, तो ये 500% का टैरिफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सही, राइट। तो मेरे ख्याल में ये आज बहुत भयंकर जो दिख रही है सिचुएशन, रियलिटी में उतना भयंकर नहीं होगा, कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा, ये हो जाएगा। और ट्रेड डील की बात करें तो यूएस के लिए देयर इज नो अर्जेंसी टू डू अ ट्रेड डील विथ इंडिया, बिकॉज उनके 1.3 ट्रिलियन डॉलर इंपोर्ट्स में 87 बिलियन डॉलर ही इंडिया का है। उनके 1.2 ट्रिलियन डॉलर ट्रेड डेफिसिट में खाली 40 बिलियन डॉलर इंडिया का है। सो वी आर 6% ऑफ देयर इंपोर्ट्स एंड वी आर 4% ऑफ द ट्रेड डेफिसिट। तो इसके ऊपर उनका जल्दबाजी करने के लिए क्या जरूरत है, बिकॉज क्लियरली इंडिया पॉलिटिकली अमेरिका को ब्लाइंडली नहीं सपोर्ट कर रही है। दर्द उनका वही है, मुद्दा है वही, और इंडिया नहीं कर सकती बिकॉज अल्टीमेटली रशिया हैज बीन ऑल टाइम फ्रेंड फॉर इंडिया, इन नेवर बीन एनिमी टू इंडिया। अमेरिका का ऐसा नहीं रहा है, 71 वॉर में उन्होंने हमें नहीं सपोर्ट किया, राइट। तो अमेरिका एक, मैं कहूंगा कि कभी स्विच ऑन कभी स्विच ऑफ, राइट। रशिया का स्विच इंडिया के साथ ऑन रहा है, हम इतनी आसानी से उधर नमक हरामी नहीं कर सकते। उन्होंने इतना सपोर्ट दिया है तो हमें भी वो वैल्यू करना है। तो सेकंड चीज ये है कि जो चाइना के साथ भी हम उतना जबरदस्त अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एंटी चाइना मूव में। क्वाड में हैं हम, यस, मगर फिर भी देखें तो हम चीन के साथ भी जाके उधर जो क्या शंघाई का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उधर SCO शंघाई का, उधर भी हम शामिल थे। ब्रिक्स को हम अभी प्रेसिडेंट है, हम ब्रिक्स का चेयर कर रहे हैं आज, इस साल हम प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स है, राइट। हम पॉलिटिकली भी इतना क्लियरली अलाइंड प्रो अमेरिका नहीं है कि अमेरिका भी कोई हमारे लिए कोई स्पेशल कंसिडरेशन करके जल्दी से ट्रेड डील करें, ओके। बिकॉज द टू मेन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया फॉर अमेरिका आर सॉफ्टवेयर एंड फार्मा, और ये दोनों पे टैरिफ नहीं है। तो बाकी आप जेम्स एंड ज्वेलरी या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए, उनके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है। तो मैं कहूंगा कि उनकी तरफ से देयर बी नो प्रेशर, इंडिया इज वेरी लो इन देयर प्रायोरिटी फ्रॉम साइनिंग ट्रेड डील। और उधर पाकिस्तान अपनी तरफ से कह रहा है कि आई विल सपोर्ट यू फॉर नोबेल प्राइज, हम रेयर अर्थ का डील साइन करेंगे, हम आपके जो
रिश्तेदार की क्रिप्टो कंपनी है, उसको हम ये कर देंगे, तो वो अपनी तरफ से नेचुरली कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आई डोंट सी दैट देयर इज एनी अर्जेंसी ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिका टू साइन अ ट्रेड डील विद इंडिया। ओके, सो दैट इज द बैड न्यूज, बिकॉज हमारे लिए वो अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, राइट? हम इसीलिए शायद एक अच्छी चीज जो है, बिकॉज ऑफ दिस नॉट हैपनिंग, वी आर नाउ पुटिंग ऑन फास्ट ट्रैक ट्रेड डील ऑल अदर कंट्रीज, बट अल्टीमेटली अमेरिकन इकोनॉमी इज 25% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, राइट? तो FIS यही देख रहे हैं कि अगर आप 25% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी अमेरिका है और अनदर 20% चाइना है, क्योंकि उनका 19 ट्रिलियन है ना, तो 117 ट्रिलियन है वर्ल्ड का, तो अमेरिका का 30 ट्रिलियन है, चाइना का 19 है, तो 50 ट्रिलियन, क्योंकि हम चाइना को कोई एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो 50 ट्रिलियन आउट ऑफ 117 ट्रिलियन हमारे लिए बंद है। समझ रहे हैं आप? तो बैलेंस 67 ट्रिलियन के वर्ल्ड की जीडीपी में हमें हमारा काम चलाना पड़ेगा, तो हमारी ग्रोथ उतनी कैसी हो सकती है, राइट? तो FIS के लिए ये ट्रेड डील बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, बट अमेरिका के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, हो गया तो हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि FIS के लिए फिर ट्रेड डील का अब बहुत नजदीक एक साइन होना मुमकिन नहीं लग रहा है, स्पेशली क्योंकि लेटेस्ट नॉइस नेगेटिव नॉइस ही आ रही है, राइट? तो इंडिया ने, क्योंकि जो उन्होंने कहा कि मोदी जी ने बात नहीं किया ट्रंप से, तो हमने भी जवाब किया, आठ मौके पर हमने बात किया, पर वो बात नहीं कर रहे हैं, वो 8 मौके पर हमने बर्थडे विशेष एक्सचेंज किया, हाय हेलो किया। उनको क्या चाहिए? मोदी जी पूछे कि अरे ट्रेड डील साइन करेंगे, ये करेंगे, अरे वो तो हमारी भी प्राइड होती है, हम थोड़ी इतना गिरेंगे कि जाके उनसे भीख मांगेंगे ट्रेड डील के लिए, एज अ देश हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वो वाली बात कभी होगी नहीं, बिकॉज दैट विल बी पॉलिटिकल सुसाइड इन इंडिया। इवन रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे करके स्टेटमेंट बाय द ट्रेड मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इज पॉलिटिकल सुसाइड। अग्री और डेयरी की बात छोड़िए, दैट इज इवन वर्स, मगर इवन हमने उनके दबाव में आकर रशिया से तेल नहीं खरीदा या नहीं खरीदेंगे, ये स्टेटमेंट देना, सी अपने आप एक रिलायंस या एक IOC रशिया से कम करा के वेनेजुएला या सऊदी से तेल खरीद सकते हैं, वो बात अलग है, बट एज अ गवर्नमेंट हम कभी पब्लिक डोमेन में ये एडमिट नहीं कर सकते हैं कि हमने ट्रेड डील के लिए रशिया से तेल कम खरीदेंगे करके हमने अग्री कर दिया करके, ये स्टेटमेंट अगर गलती से बाहर आ गई तो पॉलिटिकल सुसाइड है, ये इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये बहुत अटकी हुई लग रही है आपके लिए ये बात, और अमेरिका के ध्यान में भी इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट। यस, उन्होंने एक जो एम्बेसडर भेजा है वो एक यंग पॉजिटिव ओपिनियन, उसने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आके कुछ इसको पुश करेगा, होप करते हैं, मगर एज थिंग्स स्टैंड मेरी उम्मीद है कि इस साल 2026 के अंदर एक तरह का इंटरिम तो ट्रेड डील साइन होगा, मगर प्रॉब्लम क्या है कि वो मैं कह नहीं कह सकता कि कब होगा, राइट? और ट्रम्प के लिए इंपॉर्टेंट बहुत से अदर चीज है ना, तो और अभी उनको क्या है कि ईयर एंड में वो मिड टर्म इलेक्शंस है, नवंबर में इलेक्शन, यस, तो उसके लिए उनको अपना ही कैन नॉट अफोर्ड टू लूज, उनके लिए बहुत सारे जरूरी काम, उनके लिए ईरान जरूरी काम है, क्यूबा, ग्रीनलैंड, इन सब में काम करेंगे, उनके लिए इंडिया ट्रेड डील तो एकदम नीचे प्रायोरिटी में है, वो भी मोदी जी फोन नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, तो वो पहले भी ईरान पे लगे हुए हैं। ईरान तो मुझे लगता है कि बहुत क्लोज है, क्योंकि वहां पे 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और बहुत ज्यादा वहां पे अनरेस्ट क्रिएट हो गया है, तो ईरान का ऑपरेशन मुझे लगता है बहुत वेरी क्लोज, तो अब उस पर लगे होंगे, वो पूरा उनका ध्यान तो उधर होगा कि वहां चलो रिजीम चेंज कराई जाए। तो ये अब इस परिस्थिति में सर एक क्विक क्वेश्चन मेरा लास्टली ये बनता है कि ऐसे में इन्वेस्टर करे क्या, वेट करे थोड़ा, अर्निंग देखे, ट्रेड डील तो उसको भूल जाना चाहिए कि जब होगी तब सोचेंगे, अभी तो हमको नहीं लग रहा होगी, तो वो अर्निंग देखे या वेट करे थोड़ी दिन कि भाई चलो देख लेते हैं मार्केट कैसे सेटल होता है। देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर स्ट्रोक इन्वेस्टर जिनका 3 to 6 months का भी टाइम फ्रेम है, जरूर वेट करना है, बिल्कुल, क्योंकि वॉलेटिलिटी
अप डाउन बहुत होने वाली है, ओके। और यहाँ पर बजट की क्लैरिटी से सेक्टर रोटेशन होगी ना, क्योंकि आपको बजट से समझिए कुछ सेक्टर को बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आई और उसको जाके खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो किसी और को बेचना की ज़रूरत है ना, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, आपको लास्ट मंथ की फ्लोज क्या 30,000 करोड़ आई थी, राइट। थोड़ा बहुत उसके ऊपर कैश रखो, 60,000 करोड़ रखो, मगर जो बाइंग आपको करना होगा उसके लिए तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ तो लगेंगे। तो आपको प्रॉफिट बुकिंग कहीं पे करके उस सेक्टर पे रोटेट करना है। तो इस टाइम में एक रिटेल निवेशक को जाके कहना कि ये सेक्टर का कॉल मैं लूंगा, इसका कॉल लूंगा, इज वेरी वेरी रिस्की। तो मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मैं सलाह करूंगा कि यू वेट फॉर क्लैरिटी। आपने कुछ अप मूव मिस करेंगे, क्योंकि बजट में न्यूज आती है तो इंस्टीट्यूशनल बायर्स पहले जाके उसको खरीद लेंगे, तो आप फर्स्ट मूव मिस करेंगे, मगर परवाह नहीं है, उसको थोड़ा धीरे से ही खरीदें, बिकॉज द आपको एक सेक्टर में अगर बैड न्यूज आ गया तो उसका भयंकर लॉस भी आ सकता है, राइट। भयंकर लॉस हो सकता है। वेयरएज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, राइट, मैं कहूंगा उसकी जो दिख रही है कि हर महीने अब इस महीने 1,500 करोड़ ज्यादा एसआईपी आया है, लेकिन लोग क्लियरली एसआईपी पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं सिस्टमैटिकली मार्केट में डाइवर्सिफाइड तरीके से रहना मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है। और आपने पूछा नहीं, मगर मेरे ख्याल में इस साल भी गोल्ड और सिल्वर एक इंपॉर्टेंट पार्ट एलोकेशन होनी चाहिए, बिकॉज जियोपॉलिटिक्स का दूसरा ऑपोजिट मिरर इमेज है गोल्ड और सिल्वर की डिमांड ना। यस, सदाबहार है सर, वो बढ़ रहा है तो आपको गोल्ड और सिल्वर, सो सिल्वर शायद बहुत तेजी से बढ़ चुकी है, तो शायद थोड़ा उधर एक ब्रेथ सांस लेने की टाइम आ सकती है, पर गोल्ड के लिए तो इट विल बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ अ सेफ हेवन। तो डेफिनेटली उनको गोल्ड और सिल्वर की जो अलोकेशंस है उनको रखना है। और मैंने स्टडी देखा था कि लॉन्ग टर्म स्टडी ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड में 18 to 24% गोल्ड पोर्टफोलियो इज ऑप्टिमम। ओके, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था, वो स्लाइड में देखने वाला दिखाने वाला था, बट हमने डिसाइड किया कि आज स्लाइड्स नहीं डालेंगे, तो मैं वो नहीं डाला, बट मे बी फ्यूचर में वी कैन समटाइम शो इट। मगर 18 to 24% इज द मैक्सिमम, कहते हैं ना मैक्सिमम एफिशिएंसी, उससे ज्यादा गोल्ड को बढ़ा दिया कि उसका इम्पैक्ट पोर्टफोलियो गिरता है और 18 to 24 तक बढ़ता है, यानी आप 5, 10, 15, 20, 18%, 22% एक स्वीट स्पॉट होता है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड में मैक्सिमम आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड रखना, राइट। अभी सिल्वर के बारे में क्योंकि रिसेंट रैली हुआ है, उतना स्टडी किसी ने किया नहीं है, तो गोल्ड का मैंने देखा। तो मेरा मानना है कि ऐसे जियोपॉलिटिक्स के इस टाइम में प्रेशियस मेटल्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर अभी तो जो एवरेज पोर्टफोलियो साइज होगा गोल्ड का, हमें लगता है इतना नहीं होगा, अभी तो 5-10% ज्यादा होगा ही नहीं, तो अभी हेडरूम बहुत है उसमें। आप फाइनेंशियली बात कर रहे हैं, हाँ, हर व्यक्ति के पास गोल्ड फिजिकली तो पड़ा ही रहता है। अलोकेशन टोटल एसेट क्लास की देखे तो गोल्ड जरूर उनका पास फिजिकल गोल्ड तो ज्वेलरी के जरिए होगा ही होगा यार। सर वो पोर्टफोलियो हिस्सा नहीं मानते लोग, वो कहते हैं वो ज्वेलरी वो पोर्टफोलियो से अलग है, जो निवेश के लिए हमने खरीदा है, गोल्ड ईटीएफ लिया या एक बिस्किट या कॉइन ले लिया, वो वाला हमें लगता है कि अभी 5-10% से ज्यादा नहीं होगा शायद ग्लोबली भी अगर हम देखें। बट लास्ट मंथ आते देखिए गोल्ड ईटीएफ में भयंकर जंप हुआ है। हाँ, गोल्ड ईटीएफ का एम्फी का फ्लोस डेटा देखिए, भयंकर 11,000 करोड़ फ्रॉम 6,000 करोड़ इज गॉन टू 11, तो समझे ऐसा कुछ भयंकर जंप हुआ है। तो इंक्रीजली पीपल भी ज्यादा गोल्ड एंड सिल्वर में, और सिल्वर का डेटा अलग नहीं आया, बट ओवरऑल ईटीएफ का डेटा में भी भयंकर बढ़त हुआ। तो मेरा डेफिनेटली मानना है कि वो सिल्वर के कारण ही है, ऐसा नहीं कि लार्ज कैप ईटीएफ में लोगों ने ज्यादा पैसा लगाया, वो डेफिनेटली आपको सिल्वर ईटीएफ का अदर ईटीएफ में दिखता है। तो गोल्ड और सिल्वर में लोग लास्ट 3 मंथ 4 मंथ से अपना एलोकेशन भयंकर बढ़ा रहे हैं। और अब ये जो मार्केट की अनसर्टेनिटी है, जियोपॉलिटिक्स है, उसके कारण और भी लगाएंगे। और जरूर इसलिए मैं कह रहा हूं कि मल्टी एसेट फंड के जैसे फंड है ना, जहाँ पे थोड़ा उधर एलोकेशन होता है, तो वो एक अच्छी एलोकेशन होगी इस टाइम में, कुछ थोड़ा इक्विटी भी होगा और थोड़ा गोल्ड सिल्वर भी होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म में अभी बिग इवेंट बजट है
और बजट तक आपको 100 कंपनियां की अर्निंग्स आएगी तो भी फुल क्लैरिटी नहीं होगा। तो एक बजट डे से नेचुरली बजट का क्लैरिटी तो आ जाएगा, मगर और फरवरी 15 तक की आपको अर्निंग्स की थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। फरवरी 1 तक उतना नहीं दिखेगा, कुछ एक आध सेक्टर में थोड़ी क्लैरिटी आ सकती है, मगर बाय 15 to 20th फरवरी ही आपको ये अर्निंग सीजन का एक पूरा पिक्चर दिखेगा। तो मार्केट में एक बजट रिलेटेड अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, मगर ये अर्निंग्स रिलेटेड अनसर्टेनिटी टिल मिड फरवरी, 3rd वीक फरवरी तक रहेगी। तो कुल मिला के एक बड़ी वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहें ट्रेडर्स और निवेशक, अपने को उस हिसाब से स्ट्रेटजाइज करें कि अभी कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा, तो ज्यादा पैनिक करके बेचना भी नहीं है और ज्यादा खुश होके खरीदना भी नहीं है। वेट, लेट थिंग्स सेटल फर्स्ट। Yes, it is better to be on the cautious side now. Not that big by it is only that the short term के लिए मैं कह रहा हूँ, because ये uncertainties है, जियोपॉलिटिक्स में अनसर्टेनिटी है, अर्निंग्स में अनसर्टेनिटी है, बजट में अनसर्टेनिटी है। अभी इतना अनसर्टेनिटी रखकर कहना कि मैं कूदूंगा मार्केट में, कहना बहुत आपको उतना रिस्क टेकिंग है तो करो, मगर देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर मैसिव लॉसेस, एंड आप झेलने की उसकी ताकत है तो करिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज ये वॉलेटाइल टाइम है। और देखिए पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में कितना बदला हुआ है। लास्ट संडे को हम बात कर रहे थे, एग्जैक्टली नए साल की अच्छी हुई है, याद है आपको? क्योंकि लास्ट संडे का क्या था, आज 11 तारीख है, तो 4 तारीख को फर्स्ट 2-3 डेज ऑफ जनवरी शुरुआत भयंकर अच्छी हुई थी ना। न्यू ईयर का वेल बिगन इज हाफ डन, गुड न्यूज इतना था। एक हफ्ते में पूरा जो मुस्कुराहट थी वो कंप्लीट, पूरा मतलब मूड ही चेंज हो गया एकदम। तो कहते ना ब्लड ऑन द डांस स्ट्रीट, ऐसे ब्लड ऑन द दलाल स्ट्रीट है ये। ओके सर, तो लोगों को थोड़ा सा भाई सावधान रहना चाहिए, और वोलेटिलिटी बहुत रहेगी और कई सारे बड़े इवेंट अनफोल्ड होने हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के चीजों को समझ करनी चाहिए, वरना बड़ा लॉस हो सकता है। और अगर आप लॉस झेल सकते हो तो फिर तो बात ही आपकी अलग है। तो बी केयरफुल, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अनसर्टेन हो रहा है। सर थैंक यू सो मच, और अब देखते हैं अगले हफ्ते हम लोगों का मूड बदलता है कि नहीं, या यही मूड कंटिन्यू रहेगा। लेट्स सी। देखिए डेफिनेटली अगले हफ्ते बेटर होगा, बिकॉज इस हफ्ते की तरह इतना बैड नहीं होगा। ये तो इससे खराब होना मुश्किल है, बिकॉज इट हैज टू बी स्लाइटली बेटर, आई फील। यस, ओके, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर मिलेंगे और ऐसे ही चर्चा करेंगे। होपफुली कि नेक्स्ट वीक हम लोगों का मूड थोड़ा सा अच्छा रहेगा मार्केट के हिसाब से। थैंक यू सो मच सर।